हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हालचाल बता देना। हालचाल मतलब ऑडियो वीडियो। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज एडजेक्टिव कंटिन्यू करते हैं। एडजेक्टिव तो मैंने कल स्टार्ट कर दिया था। आज एडजेक्टिव का सेकेंड क्लास। ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। एडजेक्टिव क्या होता है ये बता दिया था। एडजेक्टिव का दो यूज होता है, एक होता है एट्रीब्यूटिव यूज और एक होता है प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज मतलब जो एडजेक्टिव नाउन से पहले लगे, और प्रेडिकेटिव यूज मतलब जो एडजेक्टिव नाउन के बाद लगे। 90% एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो नाउन के पहले भी लग सकता है, नाउन के बाद भी लग सकता है, बट कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि हमेशा और हमेशा नाउन के बाद ही आता है, नाउन से पहले नहीं आ सकता है। इसका हमेशा प्रेडिकेटिव यूज होता है। ठीक है, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं, कुछ 10% एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिसका सिर्फ प्रेडिकेटिव यूज होता है। प्रेडिकेटिव यूज मतलब वो नाउन से पहले ना यूज होके आफ्टर अ नाउन यूज होता है। जिसमें से ये है, इसमें से ना अस्लीप वाला एकदम फेवरेट है एग्जाम का। अस्लीप और अलाइव, वैसे तो मतलब सब लिख लो, ठीक है, सब लिख लो, लेकिन ये और ये एग्जाम्स में कई बार आपको प्रीवियस पेपर में मिल जाएगा। अफ्रेड भी एडजेक्ट, थोड़ा सा देख रहे हो, ए सीरीज वाला वर्ड है। अफ्रेड डरा हुआ, अलोन अकेला, अस्लीप सोया हुआ, अवेक जगा हुआ। अलाइक का मतलब होता है सिमिलर, एक जैसा। अलाइव मतलब जिंदा। अफ्लोट मतलब तैरता हुआ। ये जो फ्लोट है ये वर्ब है। फ्लोट करना मतलब तैरना, तैरने में क्रिया हो रही है, बट अफ्लोट मतलब तैरता हुआ, विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। अलर्ट, अवेयर, अशेम्ड शर्मिंदा। ये सब तो ए सीरीज वाला वर्ड है। फॉन्ड, फॉन्ड का मतलब है इच्छुक होना किसी चीज का, ईगर होना, शौकीन होना, ईगर होना। सौर का मतलब है खट्टा। तो ये सारे एडजेक्टिव्स एग्जाम्स में एग्जाम की फेवरेट है। एनफीबल करना मतलब किसी को कमजोर करना। एनफीबल वर्ब है और फीबल एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये सारे एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना, इसका हमेशा प्रेडिकेटिव यूज होता है, इसका एट्रीब्यूटिव यूज होता ही नहीं है। प्रेडिकेटिव यूज मतलब ये एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन कभी नहीं आएगा, ये खुद नाउन के बाद आता है, जिसमें से अस्लीप और अलाइव बहुत इंपॉर्टेंट। आप पहले इसको लिखिए, अब मैं एग्जाम्पल्स देना शुरू करूँ। जैसे एक मिनट, जैसे क्विक, क्विक एडजेक्टिव होता है ना, और हम एडजेक्टिव से भी वर्ब बनाते हैं। क्विकन करना, किसी चीज को जल्दी करना। उसी तरह फीबल का मतलब है कमजोर, ये एडजेक्टिव है, और एनफीबल करना मतलब किसी भी चीज को कमजोर करना, ये वर्ब है। बस यही डिफरेंस है एडजेक्टिव और वर्ब का डिफरेंस, मीनिंग सेम। ठीक है, लिख लेना है। अलाइव वर्ड एग्जाम में आता है बहुत बार। अस्लीप, अस्लीप का मतलब है सोया हुआ। अकेला जो स्लीप है ना, अकेला स्लीप, ये नाउन भी होता है और ये वर्ब भी होता है, ठीक है, सोना। और अस्लीप मतलब सोया हुआ, ये एडजेक्टिव है। अलाइक, अलाइक भी एडजेक्टिव है। अशेम, सारे एडजेक्टिव्स है जिसका हमेशा प्रेडिकेटिव यूज होता है। प्रेडिकेटिव मतलब ये नाउन के बाद आता है, इससे पहले हाँ, इसके बाद कोई नाउन नहीं आता है। ठीक है, लिख लीजिए, लिख के डन बोलिए, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करती हूँ। हो गया ना?
हो गया हो गया हो गया, चलो। अफ्रेड, ये देखना, अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब भी है डरा हुआ, और फ्राइटेंड का मतलब भी है डरा हुआ, ठीक है। पहला 3 सेंटेंस पहले मैं समझा देती हूँ। अफ्रेड का मतलब भी है डरा हुआ, डरा हुआ किसी की विशेषता बता रहा है, ये भी एडजेक्टिव है। जो मैं लिख रही हूँ सिर्फ आप वही लिखना। ऐसा करो, ऐसा करो, आप नंबर 1 डालो, ठीक है। नंबर 1 डालो, अफ्रेड। अफ्रेड और फ्राइटेंड के बीच का डिफरेंस बता रही हूँ। फ्राइटेंड का मतलब भी है डरा हुआ, और अफ्रेड का मतलब भी है डरा हुआ, ठीक है। वर्ब का ईडी फॉर्म, थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करता है पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। दोनों का मतलब, दोनों विशेषता भी बता रहा है, दोनों एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव है। अफ्रेड भी एडजेक्टिव है और फ्राइटेंड भी एडजेक्टिव है। अब बोलोगे मैम दोनों में डिफरेंस क्या है? अब दोनों में डिफरेंस यही है कि अफ्रेड का हमेशा प्रेडिकेटिव यूज होता है। प्रेडिकेटिव यूज, प्रेडिकेटिव यूज मतलब अफ्रेड वर्ड के साथ जस्ट सटा हुआ कोई नाउन नहीं आएगा। अफ्रेड वर्ड नाउन से पहले नहीं आता है, नाउन के बाद आता है, ठीक है। लेकिन फ्राइटेंड एक ऐसा वर्ड है जिसका एट्रीब्यूटिव यूज भी हो सकता है और जिसका प्रेडिकेटिव भी यूज हो सकता है, दोनों हो सकता है, दोनों दोनों यूज हो सकता है। दोनों एडजेक्टिव है बट दोनों के बीच में वही डिफरेंस है। मैंने लिखा ही इज एन अफ्रेड मैन, वो एक डरा हुआ व्यक्ति है, ही इज एन अफ्रेड मैन। और फिर लिखा ही इज अ फ्राइटेंड मैन। ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है, क्योंकि अफ्रेड का हमेशा प्रेडिकेटिव यूज होता है। प्रेडिकेटिव यूज का मतलब है कि अफ्रेड वर्ड एडजेक्टिव है, ये कभी भी नाउन से पहले यूज नहीं होगा, मतलब अफ्रेड से लगा कोई नाउन नहीं आएगा, तो ये गलत है। सिंपली क्या होना चाहिए था, ही इज अफ्रेड, बाद में कोई नाउन वगैरह मत लगाना। इसके बाद में नाउन लगा दोगे तो इसका तो एट्रीब्यूटिव यूज होगा ना, बट इसका एट्रीब्यूटिव यूज नहीं होता है, प्रेडिकेटिव यूज। बट फ्राइटेंड का दोनों हो सकता है, ही इज अ फ्राइटेंड मैन भी हो सकता है और अकेला ही इज फ्राइटेंड भी हो सकता है। देखो ये नाउन से पहले आ रहा है तो ये एट्रीब्यूटिव यूज है, और यहाँ नाउन प्रोनाउन के बाद आ रहा है तो प्रेडिकेटिव यूज। तो एग्जाम में आपका ये वाला नहीं आएगा, क्योंकि फ्राइटेंड एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसको नाउन के पहले भी यूज कर सकते हैं, बगैर नाउन का भी यूज कर सकते हैं, जिसका एट्रीब्यूटिव यूज भी होता है, प्रेडिकेटिव यूज होता है। तो यहाँ से क्यों एरर देंगे, क्योंकि दोनों सही है, एरर इससे देंगे अफ्रेड से। अफ्रेड के बाद कोई नाउन आ ही नहीं सकता है, ठीक है। अफ्रेड वर्ड के तुरंत बाद नाउन नहीं आता क्योंकि अफ्रेड का प्रेडिकेटिव यूज होता है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। तो ये वाला हो गया। अब आ जाओ दूसरा लिखो, अलोन। अलोन का मतलब भी है अकेला, और लोनली का मतलब भी है अकेला, दोनों का मतलब अकेला होता है। ये ए वाला वर्ड एग्जाम में ज्यादा आता है, लेकिन अलोन का सिर्फ प्रेडिकेटिव यूज होता है, ठीक है। बट लोनली का दोनों हो सकता है,
लोनली का एट्रीब्यूटिव भी होता है और लोनली का प्रेडिकेटिव भी यूज हो सकता है। इसलिए क्या माने, द प्लेस इज लोनली, सुनसान। लोनली का मतलब है अकेला, सुनसान, और द प्लेस इज लोनली, या मैंने लिखा इट इज अ लोनली प्लेस। ये लोनली से एरर नहीं आएगा, लोनली से एरर नहीं आएगा इसलिए क्योंकि लोनली का प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव दोनों यूज होगा। यहाँ नाउन के बाद आया तो यहाँ पे प्रेडिकेटिव यूज है, और यहाँ नाउन से पहले आया तो एट्रीब्यूटिव है, तो दोनों करेक्ट है, इसलिए लोनली से एरर नहीं आता है। जिस एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज होगा वहां से कहाँ से एरर आएगा, एरर सिर्फ ऐसा आता है। जैसे मैंने लिखा ही इज एन अलोन बॉय, ये गलत है, वो अकेला बॉय है। लोनली बॉय लगा सकते हो बट अलोन बॉय नहीं लगा, अलोन का प्रेडिकेटिव यूज होता है ना, अलोन के साथ कोई नाउन नहीं आएगा, या अलोन नाउन के पहले यूज नहीं हो। सिंपली आप लिखो ऐसा, पहले लिख लो ही इज एन अलोन बॉय, गलत है। सिंपली लिखो, नाउन डालने की जरूरत ही नहीं, ही इज अलोन, ही इज अलोन। अलोन के बाद कोई नाउन नहीं चाहिए, अस्लीप के बाद नाउन नहीं चाहिए, अफ्रेड के बाद नाउन नहीं चाहिए, अलर्ट के बाद नाउन नहीं चाहिए। और जब नाउन हटेगा तो आर्टिकल भी तो हटेगा ना, ठीक है। आप बोलोगे मैम ये आर्टिकल क्यों हटाया, क्योंकि मैंने नाउन हटाया ना, नाउन हटेगा तो आर्टिकल भी हटेगा। अलोन और लोनली, ही इज अलोन, चलो ये भी हो गया, अलोन हो गया, ये वाला हटा दो, ये हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट वाला, यहां से नहीं, अलग अलग से करवाऊं। अलाइक का मतलब होता है एक जैसा, अलाइक का मतलब होता है सिमिलर, सिमिलर एक जैसा, और आइडेंटिकल का मतलब भी है एक जैसा। ये सिमिलर और आइडेंटिकल का एट्रीब्यूटिव यूज भी होता है, प्रेडिकेटिव भी होता है, बट अलाइक का हमेशा प्रेडिकेटिव, हमेशा प्रेडिकेटिव यूज होता है। जैसे मैंने लिखा दे वोर सिमिलर ड्रेसेस, एक जैसा कपड़ा दोनों पहने हुए थे, दे वोर सिमिलर ड्रेसेस, ओके। और फिर मैंने लिखा द ड्रेसेस वर सिमिलर, द ड्रेसेस वर सिमिलर। तो यहाँ तो दोनों सही है, यहाँ से एरर क्यों आएगा, सिमिलर नाउन के बाद आ रहा है, प्रेडिकेटिव यूज नाउन से पहले आ रहा है, एट्रीब्यूटिव यूज। उसी तरह आइडेंटिकल का भी एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों यूज होता है, यहाँ से एरर नहीं आएगा, यहाँ से एरर आएगा। जैसे मैंने लिखा बोथ द सिस्टर्स, बोथ द सिस्टर्स लुक अलाइक, मतलब दोनों बहनें देखने में एक जैसा है, तो अलाइक के बाद कोई नाउन वगैरह नहीं आएगा। देख लिया आशीष आपका, मैंने देख लिया है, लेकिन बता रही हूँ, पहले आप डाउट देख लिया, फॉन्ट पे आऊंगी तो बताऊंगी। अलाइक के बाद कोई नाउन मत डालना, सिमिलर के बाद नाउन आ सकता है, आइडेंटिकल के बाद नाउन आ सकता है, बट अलाइक के साथ नाउन नहीं है।
ठीक है, देख लिया। देखो अलाइक वाला आता है और एक वो आता है, अलाइव वाला भी आता है। अलाइव का भी ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट, अलाइव हो या अस्लीप हो। अस्लीप का मतलब भी होता है मतलब सोया हुआ, अलाइव का मतलब है जिंदा। इसका ये एग्जाम का फेवरेट, इसका हमेशा प्रेडिकेटिव यूज होता है, प्रेडिकेटिव यूज होता है। ओके, ऐसा द अलाइव ऐसा कुछ क्वेश्चन था। द अलाइव, जो सोल्जर्स जिंदा बचे हुए थे ना सैनिक, उनको हॉस्पिटल ले गया गया। द अलाइव सोल्जर्स वर टेकन टू द हॉस्पिटल, जो जिंदा बचे हुए थे उस सोल्जर्स को हॉस्पिटल ले जाया गया। तो आपके दिमाग में आएगा कि मैम अलाइव तो एडजेक्टिव है और सोल्जर्स तो नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए तो एडजेक्टिव का यूज करते ही हैं। अलाइव सोल्जर्स मतलब कैसे सोल्जर्स, जो जिंदा थे, जिंदा बचे हुए। तो एडजेक्टिव तो है, बट अलाइव वर्ड का यूज हमेशा प्रेडिकेटिव यूज होता है। प्रेडिकेटिव मतलब अलाइव वर्ड कभी भी नाउन से पहले नहीं आए, हमेशा नाउन के बाद आए। अलाइव सोल्जर्स नहीं हो, द सोल्जर्स अलाइव, द सोल्जर्स अलाइव मतलब वो सोल्जर्स जो जिंदा बचे हुए थे उसको हॉस्पिटल लेके आ गए। जैसे द मैंने लिखा द बेबी इज अस्लीप, द बेबी इज अस्लीप मतलब जो बेबी है बच्चा सोया हुआ है, और सोया हुआ के बाद कोई नाउन नहीं आएगा, क्योंकि अस्लीप का प्रेडिकेटिव यूज होता है, वो हमेशा नाउन से पहले आता है, नाउन से सॉरी नाउन के बाद आता है, इसके साथ कोई नाउन नहीं है। उसी तरह सौर, सौर वो का मतलब है खट्टा। मैं बोलूंगी द ग्रेप्स आर सोर, सोर का मतलब है खट्टा, इसके बाद भी कोई नाउन नहीं आता है। फिर मैंने लिखा ही इज एन अलर्ट पर्सन, वो हमेशा सचेत रहता है, ये भी गलत है, क्योंकि अलर्ट का प्रेडिकेटिव यूज होता है। लेकिन यहाँ तो एट्रीब्यूटिव हो गया ना, नाउन के पहले लगा दिया। इज एन अलर्ट पर्सन नहीं करना, सिंपली लिखो इज अलर्ट। द ग्रेप दीज आर सार ग्रेप्स नहीं होगा, द ग्रेप्स आर सार, इसका प्रेडिकेटिव यूज होता है, जिसमें आप अलाइव और अस्लीप को याद रखिए। अलाइव को एग्जाम में एरर कैसा लगा के देते हैं, अलाइव को नाउन से पहले लगा देते हैं, हमेशा अलाइव को नाउन के बाद लगाना। लिख लिया सबने? उसी तरह जैसे वो फॉन्ड बोल रहे, मैंने लिखा, सिंपली लिखा ही इज फॉन्ड, ही इज फॉन्ड, ठीक है, किसी चीज का फॉन्ड है, ये फॉन्ड। अगर आप बोलते हैं ना ही इज अ फॉन्ड पर्सन, बहुत किसी चीज का शौकीन आदमी है, तो ही इज फॉन्ड पर्सन मत लिखना, सिंपली लिखना ही इज फॉन्ड। फॉन्ड वर्ड कभी भी नाउन से पहले नहीं आएगा, बट अगर अगर कोई प्रेपोजिशन लग गया, ही इज फॉन्ड, किसी चीज का शौकीन है। अब क्या चीज का शौकीन है बोलना है ना मुझे, ही इज फॉन्ड ऑफ बुक्स, उसको बुक्स अच्छा लगता है। तो आप बोलोगे कि आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बोला ना कि फॉन्ड का एट्रीब्यूटिव यूज, फॉन्ड का प्रेडिकेटिव यूज होता है, मतलब फॉन्ड वर्ड हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बाद आता है। बट यहाँ तो आपने फॉन्ड वर्ड को नाउन या प्रोनाउन से पहले लगा दिया, लेकिन बीच में एक प्रेपोजिशन आ गया ना, ठीक है, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, तो प्रेपोजिशन लगा के हम फॉन्ड का एट्रीब्यूटिव यूज कर सकते हैं, बट ऐसे नहीं करेंगे। यस, बीच में प्रेपोजिशन लगा के कर सकते हैं। ही इज फॉन्ड ऑफ रोजेस, ही इज फॉन्ड ऑफ बुक्स, उसमें लगा सकते हैं।
ओके, लिख लिया। अस्लीप वाला याद रखना और एक अलाइव वाला याद रखना। तो ये सब का हमेशा प्रेडिकेटिव यूज होता है, एट्रीब्यूटिव यूज कभी भी नहीं होता। अलाइव को हमेशा नाउन के बाद ही यूज करना। अलाइव को नाउन से देखो, देखो ये वाला भी लिख लो, अवेक वाला। द अवेक बेबी इज क्राइंग, जो बेबी जगा हुआ है वो रो रहा है। लेकिन अवेक वर्ड कभी भी नाउन से पहले यूज नहीं होगा ना, क्योंकि अवेक का तो प्रेडिकेटिव यूज होता है, हमेशा नाउन के बाद ही यूज होगा। तो ये वाला करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग। इसको भी लिख लीजिए। लेकिन अलाइव एक ऐसा वर्ड है ना जो उसमें प्रेपोजिशन भी नहीं लगता है, ठीक है। एक ये हो गया, और एक कंसर्न्ड वर्ड वाला भी आता है, ये भी एग्जाम का फेवरेट है, कंसर्न्ड। ये जो कंसर्न्ड का मतलब होता है, दो मतलब है, ठीक है। कंसर्न्ड का दो मतलब होता है। एक कंसर्न्ड का मतलब होता है चिंतित होना, वरीड होना, किसी चीज को लेकर आप टेंशन में हो। और एक कंसर्न्ड का मतलब होता है संबंधित, रिलेटेड। ओके, कोई भी चीज किसी चीज से संबंधित है, ठीक है, रिलेटेड है। हिंदी में लिख लो, ये कंसर्न का मतलब है चिंता करना, चिंतित होना, और ये रिलेटेड होना। अब देखना जरा, जब कंसर्न्ड जब वरीड के सेंस में है, ठीक है, जब कंसर्न्ड वरीड के सेंस में है तो हमेशा बिफोर अ नाउन यूज होगा। लेकिन अगर कंसर्न्ड किसी चीज से संबंधित होने के सेंस में है तो आफ्टर अ नाउन यूज होगा। ये भी एडजेक्टिव है। अब बोलोगे मैम ये एडजेक्टिव कैसे है? कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। ये सेंटेंस देखना, द कंसर्न्ड पेरेंट्स talked to the principal और फिर the officers concerned will look into the matter। तो इसको अभी पोजीशन इधर उधर कर देते। आपको सेंटेंस में देख लेना है, अगर सेंटेंस देख के समझना है। अगर चिंतित का सेंस आए तो नाउन से पहले लगाना, और संबंधित का सेंस आए तो नाउन के बाद लगाना। देखो, द कंसर्न पेरेंट्स, ये जो माता पिता अपने बच्चे के बारे में कंसर्न थे, चिंतित थे, और जाके प्रिंसिपल से बात किया। तो यहाँ कंसर्न का मतलब है वरीड है ना, द कंसर्न पेरेंट। जैसे बोलते हैं ना कि मैं आपके परफॉर्मेंस को लेकर बहुत कंसर्न हूँ, चिंतित हूँ। तो जो पेरेंट्स चिंतित थे, जाके प्रिंसिपल से बात किया। तो यहाँ चिंतित का सेंस है तो नाउन से पहले आया। बट यहाँ पे देखिए, द ऑफिसर्स कंसर्न, इस मैटर से जो ऑफिसर संबंधित है वो इस मैटर की जांच पड़ताल करेंगे। तो कंसर्न्ड ऑफिसर्स नहीं होगा, ओके, चिंतित ऑफिसर्स नहीं है। मतलब जो ऑफिसर इससे संबंधित है वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो संबंधित का सेंस है तो बाद में लगाना, नाउन के बाद लगाना। ये हमने एडजेक्टिव के यूज किया है, ठीक है। एडजेक्टिव का यूज से जितना भी अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, कल पढ़ाया था एडजेक्टिव्स होता क्या है।
एडजेक्टिव नाउन से पहले भी लग सकता है, एडजेक्टिव नाउन के बाद भी लग सकता है। नाउन के पहले लगता है तो उसको एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं, नाउन के बाद लगता है तो उसको प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं। मैक्सिमम एडजेक्टिव्स का यूज नाउन के पहले या बाद दोनों हो सकता है। कुछ 10% ऐसे एडजेक्टिव्स है जिसका यूज हमेशा प्रेडिकेटिव होता है। बहुत सारा लिखवाया, जब उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट अलाइव और अस्लीप वाला है। ठीक है, ये हम लोग का हो गया। अब आ जाओ, अब हम एडजेक्टिव के डिग्रीज पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा पहले तो एडजेक्टिव का टाइप्स पढ़ा दो। एडजेक्टिव्स के भी टाइप्स होते हैं प्रोनाउन की तरह। एक होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे गुड, बैड, वाइज, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, ठीक है, ब्रेव, ये सब क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव्स है, किसी व्यक्ति की विशेषता। एक होता है क्वांटिटी बताने वाले एडजेक्टिव्स, क्वांटिटी मतलब मात्रा, ठीक है, मात्रा, अमाउंट बताने वाले। जैसे मैंने लिखा सम वाटर वॉज डर्टी, कुछ पानी डर्टी था। तो वाटर क्या है, वाटर नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड एडजेक्टिव्स होते हैं ना। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है, और सम भी एडजेक्टिव है, इनफ भी एडजेक्टिव, इनफ का मतलब है पर्याप्त, सफिशिएंट भी एडजेक्टिव है। ये सब मात्रा बताने वाले, ठीक है, क्वांटिटी बताने वाले एडजेक्टिव्स। चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं माने तो नहीं भी लिख सकते हो। एक एडजेक्टिव्स क्वालिटी बता रहा है, एक क्वांटिटी बता रहा है, और एक एडजेक्टिव्स नंबर बताता है। संख्या बताने वाले वर्ड्स भी एडजेक्टिव होते हैं। जैसे मैंने लिखा वन बॉय वॉज प्रेजेंट, बॉय क्या है, नाउन, कितने, वन, तो वन भी एडजेक्टिव है। फर्स्ट, सेकेंड, फ्यू भी संख्या बता रहा है, ये सब एडजेक्टिव्स है। एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अभी मैंने प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाया था ना। जैसे मैंने लिखा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या आता है, दिस का प्लूरल दीज, दैट का प्लूरल दोज। ये मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ाया था। मैंने लिखा दिस बुक इज गुड, और फिर मैंने लिखा दिस इज गुड। तो दिस दैट तो डेमोन्स्ट्रेटिव होता है। अब देखना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। देखो बाद में एक नाउन आ गया, तो ये दिस प्रोनाउन नहीं हो सकता है ना, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन तो एक साथ होगा नहीं, नाउन के बदले ही प्रोनाउन आता है। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। बट यहाँ तो दिस अकेला है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, ऊपर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, इसको लिख रहे हो, चलो लिखो लिखिए लिखना है। क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव क्वालिटी होता है, जैसे गुड है, बैड है, ठीक है, इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट भी किसी की विशेषता ही बता रहा है, फुलिश भी किसी की विशेषता ही बताता है। तो ये सब क्वालिटी वाले एडजेक्टिव्स है। और क्वांटिटी मात्रा बताने वाले एडजेक्टिव्स, सम, इनफ, सफिशिएंट, ये सब मात्रा बता रहा है किसी भी चीज की। मात्रा मतलब अनकाउंटेबल चीजों की। लिख लीजिए। ओके, अब कुछ संख्या बताने वाले एडजेक्टिव्स है, 1 2 3 4। फ्यू का मतलब होता है कुछ भी संख्या बता रहा है। कुछ एडजेक्टिव्स डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है और एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। ये दिस, दीज, दैट, दोज, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव है। अगर दिस दैट के बाद कोई नाउन आ गया तो वो एडजेक्टिव है, और दिस दैट बगैर नाउन का है तो वो प्रोनाउन है। उसी तरह पोजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, ये प्रोनाउन में पढ़ाया है ना मैंने। पोजेसिव एडजेक्टिव, माई के बाद हमेशा नाउन चाहिए। पोजेसिव मतलब पोजेशन बताना, तो माई पोजेसिव एडजेक्टिव है, बट माइन पोजेसिव प्रोनाउन है। आवर के बाद एक नाउन चाहिए मतलब ये एडजेक्टिव है, और आवर्स प्रोनाउन है, पोजेसिव। उसी तरह हर पोजेसिव एडजेक्टिव है, हर्स पोजेसिव प्रोनाउन है।
हो गया। और एक होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। ये सब तो आपने प्रोनाउन चैप्टर में किया है, ये भी कर लिया। और एक होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, अच्छा, एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है ना, उसी तरह ईच, एवरी, नीदर, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। जैसे मैंने लिखा ईच बॉय वॉज प्रेजेंट, ईच एवरी, प्रोनाउन में मैंने एवरी नहीं डाला था क्योंकि एवरी हमेशा एडजेक्टिव होता है। ओके, एवरी प्रोनाउन नहीं होता। और फिर मैंने लिखा ईच वॉज प्रेजेंट। ईच दोनों हो सकता है, ईच प्रोनाउन भी हो सकता है, ईच एडजेक्टिव भी हो सकता है। यहाँ ईच के बाद एक नाउन आया तो ये प्रोनाउन नहीं हो सकता क्योंकि नाउन प्रोनाउन तो एक साथ नहीं आएगा। नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। यहाँ का ईच एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? डिस्ट्रीब्यूटिव। और यहाँ वर्ब है। वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किया है सब्जेक्ट से। किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ का ईच प्रोनाउन है। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है, व्हाट, विच, whose, ये सब इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है। और एक और एडजेक्टिव होता है जिसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव किससे बनता है? प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनता है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक। जैसे इंडिया प्रॉपर नाउन है तो इंडिया से बना दिया इंडियन, ठीक है। फ्रांस से बना दिया फ्रेंच, फ्रेंच, ठीक है। चाइना से बना दिया चाइनीज, बुद्धा से बना दिया बुद्धिस्ट। तो इसी को हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनता है। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। ब्रिटेन से ब्रिटिश बना दिया, इंडिया से इंडियन बना दिया, बुद्धा पर्सन है उनसे द बुद्धिस्ट, बुद्धा से बुद्धिस्ट बना दिया, ब्रिटेन ब्रिटेन से ब्रिटिश बना दिया। तो ये सब प्रॉपर एडजेक्टिव, ये बस आपको नॉलेज होना चाहिए। अब हम एडजेक्टिव के डिग्रीज करने वाले हैं। यहाँ से एरर्स आएगा तो बिना डिग्रीज का आगे समझ में नहीं आएगा। पहले डिग्रीज कर लेते हैं फिर आगे और पढ़ेंगे। हो गया? हाँ, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। चलो, अब मेन ये बस आपको नॉलेज होना चाहिए। अब मेन डिग्रीज आते हैं। एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होते हैं। ओके, यहाँ से भर भर के एरर्स आएंगे। जैसे प्रोनाउन के केसेस होते हैं ना, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, वो सब उसी तरह एडजेक्टिव के डिग्रीज बनते हैं। आप बोलोगे डिग्रीज क्या है? गुड, बेटर, बेस्ट वाला डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। एडजेक्टिव के डिग्रीज होते हैं। एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होते हैं। एडजेक्टिव को हम 3 डिग्री में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव का 3 डिग्री बनता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री का मन में क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन होता ही नहीं। एडजेक्टिव को कंपेयर करने के लिए हम 3 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं है, और कंपैरेटिव डिग्री में 2 के बीच में कंपैरिजन है। कंपैरिजन बिटवीन 2, 2 लोग या 2 चीज के बीच में।
और सुपरलेटिव डिग्री में 2 से ज्यादा। कंपैरिजन अमंग मोर देन 2। ठीक है, तो एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज बनते हैं, एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा। मैंने लिखा ही इज वाइज, इसमें कौन सा एडजेक्टिव है? इसमें एडजेक्टिव वाइज है। ठीक है, ही इज वाइज, वो समझदार है, वाइज एडजेक्टिव है। और कौन सी डिग्री का एडजेक्टिव है? ही इज वाइज, वो समझदार है, उसका कंपैरिजन किसी से नहीं हो रहा है, तो वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का। अब फिर मैंने लिख दिया ही इज वाइजर, ईयर लगा दिया, ही इज वाइजर। ही इज वाइजर का मतलब है ये कंपैरेटिव है, ही इज वाइजर मतलब अंडरस्टूड है। ईयर लगा के हम कंपैरेटिव डिग्री करते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री किसके लिए? कंपैरेटिव डिग्री हमेशा 2 के लिए, मतलब 2 के बीच में है तो ये भी एडजेक्टिव। ठीक है, वाइज भी एडजेक्टिव है बट ईयर लगा दिया, वाइजर मतलब वो किसी और के कंपैरिजन में वो ज्यादा समझदार है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है 2 के बीच में। और फिर मैंने लगा दिया ही इज द वाइजेस्ट, वो सबसे ज्यादा समझदार है। ईएसटी लगा दिया, ईएसटी लगा के हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री मतलब बहुतों में से वो सबसे समझदार है। यहाँ वो 2 के बीच में समझदार है और यहाँ तो उसका कंपैरिजन किसी से हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो एडजेक्टिव का 3 डिग्रीज बनता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है कंपैरेटिव और एक होता है सुपरलेटिव। जैसे गुड बोलते हो ना, गुड का मतलब है अच्छा, बेटर मतलब 2 के बीच में अच्छा। ठीक है, आज जैसे मैं बोलूंगी आई एम फीलिंग बेटर, मैं कल की तुलना में आज अच्छा फील कर रही हूँ। और गुड बेटर है, अच्छा है। और बेस्ट मतलब बहुतों के बीच में बेस्ट। तो ये कौन सा, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, ये पॉजिटिव डिग्री है, 2 के बीच में अच्छा, कंपैरेटिव। और ये सुपरलेटिव, सुपर मतलब बहुतों के बीच में अच्छा। तो ये सब सारे एडजेक्टिव्स के डिग्रीज होते हैं। अभी मैं अलग से डिग्रीज करवाऊंगी मेन एडजेक्टिव्स का। ओके, ओके। अब कुछ बच्चों के दिमाग में रहता है मैम हमेशा तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए दैन लगाते हैं ना, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हम दैन से कंपेयर करते हैं, जैसे मैंने लिखा ही इज बेटर, तो बेटर कंपैरेटिव है। ठीक है, और मैंने लिखा ही इज बेटर दैन हिज ब्रदर, वो भाई से ज्यादा अच्छा है। तो चलो नीचे वाले सेंटेंस में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नीचे वाले सेंटेंस में दिक्कत नहीं है, बेटर कंपैरेटिव है। ठीक है, और कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम दैन लगाते हैं। दैन हमेशा कंपैरेटिव के साथ होता है। ठीक है, दैन हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है। तो ही इज बेटर देन हिज ब्रदर, तो आप बोलोगे मैम यहाँ तो कंपैरिजन उसके और उसके भाई के बीच में हो रहा है, 2 लोग के बीच में, भाई से ज्यादा अच्छा है, तो यहाँ तो कंपैरेटिव आएगा। और दैन कभी भी पॉजिटिव और सुपरलेटिव के साथ नहीं होता, दैन इज ऑलवेज कंपैरेटिव। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने कंपैरेटिव क्यों लगाया? यहाँ तो दैन वगैरह नहीं लगा। अरे दैन वगैरह नहीं भी लगाया ना तो अंडरस्टूड है कि किसी और से उसका कंपैरिजन हो रहा है। ही इज बेटर मतलब भाई की तुलना में अच्छा है, ही इज बेटर अच्छा फील कर रहा है आज, मतलब कल की तुलना में आज अच्छा फील कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि कंपैरेटिव डिग्री हमेशा बनाने के लिए दैन का लगना जरूरी ही है। ओके, दैन का लगना जरूरी है, कभी कभी बगैर दैन का भी कंपैरेटिव लगा जाता है। मैंने लिखा ही इज मोर इंटेलिजेंट या ही इज स्मार्टर लगा दिया, ही इज स्मार्टर, तो अंडरस्टूड है किसी और की तुलना में वो ज्यादा स्मार्ट है। अगर दैन नहीं भी लगाया फिर भी सही है, अगर लगा भी देती हूँ ही इज स्मार्टर दैन हिज फ्रेंड, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, तो ये मत समझना कि हमेशा कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए दैन ही लगाते हैं, कभी कभी बगैर दैन का भी कंपैरेटिव डिग्री बना लेते हैं, लेकिन अगर दैन लगा है तो हमेशा कंपैरेटिव रहेगा। जैसे कभी भी बेस्ट दैन नहीं होगा, गलत है, बेस्ट दैन नहीं होगा, क्योंकि दैन तो कंपैरेटिव के साथ होता है ना, हमेशा बेटर दैन लगाओ। ठीक है, कभी भी मच दैन मतलब मोस्ट दैन नहीं लगाएंगे, अभी मोस्ट वाला पढ़ाऊंगी, मोस्ट सुपरलेटिव होता है, हम हमेशा मोर दैन लगाते हैं, दैन के साथ हमेशा पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री ही आता है। ठीक है, कभी कभी बगैर दैन का भी लगा देते हैं। ठीक है, और कभी कभी अब बोलोगे मैम आपने तो बोला है कंपैरेटिव दो के बीच में, लिखा है मैंने इंडिया इज बेटर देन, इंडिया इज बेटर देन, ठीक है, ऐसे लिख दिया ऑल, अच्छा ऐसा लिख दिया इंडिया इज बेटर देन पाकिस्तान, नेपाल एंड भूटान। या मैंने लिख दिया इंडिया इज बेटर देन ऑल अदर कंट्रीज। तो आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि दो के बीच में कंपैरिजन करने के लिए हम लोग बेटर लगाते हैं, ये कंपैरेटिव है या कंपैरेटिव है, लेकिन यहाँ तो इतने सारे कंट्रीज दिख रहे हैं, एक तो इंडिया है, एक पाकिस्तान, दो नेपाल, तीन भूटान, चार, इतने सारे कंट्रीज है, कुल मिला के दो से ज्यादा है ना, तो आपने कंपैरेटिव क्यों लगाया? मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे मैंने दो कैटेगरी बनाया, दो ग्रुप है, एक ग्रुप में इंडिया है, इंडिया इज बेटर देन, एक ग्रुप में इंडिया है और एक ग्रुप में बाकी के तीनों कंट्रीज है। ठीक है, तो इंडिया जो है इन तीनों कंट्रीज के ग्रुप से ज्यादा अच्छा है, तो लगा सकते हैं। दैन आ गया तो एक साइड इन तीन कंट्री का ग्रुप रख दिया, एक साइड एक ग्रुप में सिर्फ इंडिया रख। उसी तरह ऑल कंट्रीज में, दुनिया के सारे कंट्रीज में कितने सारे कंट्रीज आते हैं, तो इस ग्रुप में सारे कंट्रीज है और इस ग्रुप में इंडिया, इंडिविजुअल काउंट मत करना। ओके, तो ये सब डिग्रीज है, चलो अब हम डिग्रीज पढ़ते हैं। मेन डिग्रीज पढ़ाती हूँ। एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में कोई तुलना नहीं, कंपैरेटिव डिग्री में 2 के बीच में, और सुपरलेटिव इज 2 से ज्यादा। और जनरली हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER लगाते हैं, बिग, बिगर, और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, उसी तरह पुअर का पुअरर, पुअरेस्ट। तो अभी तक पहले सुन लो, अभी तक आप देख रहे हो, आपने कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER लगाया और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST लगाया, लेकिन ब्यूटीफुल का तो ब्यूटीफुलर नहीं बनता है। तो जिस एडजेक्टिव का ER लगा के कंपैरेटिव या EST लगा के सुपरलेटिव नहीं बनता है ना, तो हम वहां पे मोर लगा देते, ब्यूटीफुलर नहीं होता है। ठीक है, मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल। उसी तरह इंटेलिजेंटर नहीं होता है, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट सुपरलेटिव है। ये 2 के बीच में समझदार, ये 2 के बीच में सुंदर, और ये सबसे सुंदर। अब आप बोलोगे कि मैम कैसे पता चलेगा कि कहाँ ER लगा के बनाना है और कहाँ मोर? जो वर्ड को आप एक ही बार में बोल लेते हो, जैसे बिग, बिग एक ही बार में बोल लिया, स्ट्रॉन्ग एक ही बार में बोल लिया, पुअर एक सिलेबल का वर्ड है, एक ही बार में बोल लिया, बट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को एक बार में नहीं बोल रहे हैं, 3 सिलेबल आ रहा है, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, ये सब टूट टूट के कर रहे हैं, तो वहां पे मोर या मोस्ट लगा के कर। ठीक है, यहां तक लिखिएगा, सिर्फ 5th तक लिखिएगा, ये तो इजी भी है। पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, गुड, बेटर, वो अलग, गुड वाला से मैं अलग से करवाऊंगी। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER लगाते हैं, जिसका ER नहीं लगा के बनता वहां पे मोर लगा देना।
जिसका मोर उसी का लगाना ना, जिसका ईयर लगा के नहीं बनता है। जिसका ईयर लगा के बन रहा है वहां पे मोर लगाने की जरूरत नहीं। और सुपरलेटिव ईएसटी लगाना या मोस्ट लगाना, जिसका ईएसटी लगाकर बन रहा है उसमें मोस्ट मत लगाना। जिसका नहीं बनता है ईएसटी लगा के उसमें मोस्ट लगाते हैं। मोर ब्यूटीफुल, दो के बीच में ज्यादा सुंदर। और लिखो आप, सिर्फ 5th तक लिखिएगा, 6th 7th 8th में अलग से लिखवाऊंगी। लिख लिया सबने? मोर ब्यूटीफुल, गुड और वेल अलग से करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। 6th से स्टार्ट करते हैं। कुछ है ना जिसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। लिखिए सुपरलेटिव और वो सब तो लिख ही लिया है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। गुड का मतलब भी अच्छा और वेल का मतलब भी अच्छा, दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगी। गुड का मतलब भी अच्छा, वेल का मतलब भी अच्छा, और दोनों पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है। अगर मैं बोलूंगी आई एम फीलिंग वेल तो मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। अगर मैंने बोला आई एम फीलिंग बेटर, बेटर मतलब कल की तुलना में ज्यादा अच्छा फील कर रही, तो गुड का भी बेटर होता है और वेल का भी बेटर ही बनता है, और गुड का भी सुपरलेटिव बेस्ट बनता है, और वेल का भी, जैसे बोलते हैं ना गुड बेटर बेस्ट, तो और वेल का भी बेस्ट ही बनता है, बेस्ट। ठीक है। उसी तरह बैड, बैड का मतलब होता है खराब, और इल का दो मतलब होता है, ILL इल का। एक इल का बीमार भी होता है, ओके, एक इल का मतलब बीमार होता है, और एक इल का मतलब खराब भी होता है। इल ट्रीटमेंट बाय द बॉस, बॉस के द्वारा उसको बहुत बैड ट्रीटमेंट दिया गया, तो एक इल का मतलब बीमार भी होता है और एक इल का मतलब बैड भी होता है। और दोनों का, बैड मतलब खराब, वर्स, वर्स का मतलब है दो के बीच में खराब, और वर्स्ट इज सबसे खराब। ये तो बड़ा ब्यूटीफुल वर्ड है, इसको हम लोग अच्छे से डील करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। 2017 के पेपर में इससे एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट आया हुआ था। गुड का भी बेटर बनता है, वेल का भी बेटर बनता है, और दोनों का सुपरलेटिव, दो के बीच में अच्छा, बेस्ट इज सबसे अच्छा, दो के बीच में खराब, और ये तो सबसे खराब। अब डिफरेंस करते हैं। ठीक है, डिफरेंस करते हैं। गुड और वेल में क्या डिफरेंस? गुड का मतलब भी अच्छा और वेल का मतलब भी अच्छा, और दोनों का पॉजिटिव डिग्री, दोनों का कंपैरेटिव बेटर बनता है और दोनों का बेस्ट बनता है सुपरलेटिव। आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? ग्रामेटिकली देखा जाए तो गुड जो है, ये वाला जो गुड और वेल का बीच का डिफरेंस ना, ये पिछले साल के पेपर में आया है बहुत सारे एग्जाम्स में। मुझे लग रहा है अब CGL का ही था शायद, CGL या CHSL का जो पहला शिफ्ट का पेपर था। ओके, पहला दिन सुबह वाले शिफ्ट में ही मैं पढ़ा रही थी, सुबह 9:30 बजे का बैच। ठीक है, तो इसी बैच में या इससे पहले वाले बैच में तो पहला क्वेश्चन यही आया था, जहाँ गुड लगाने की जरूरत है वेल लगा देंगे, जहाँ वेल लगाने की जरूरत है गुड लगा देंगे। दोनों का कंपैरेटिव तो बेटर सुपरलेटिव बस बनता है, बट डिफरेंस क्या है? ये जो गुड है हमेशा और हमेशा वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है,
गुड कभी भी एडवर्ब नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो वेल है ये एडजेक्टिव का काम भी करेगा, लिखो इसको, और ये एडवर्ब का काम भी करेगा, दोनों का काम कर, वेल एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम कर सकता है, और गुड हमेशा और हमेशा एडजेक्टिव होता है। अब आप बोलोगे कि मैम चलो ठीक है, गुड तो एडवर्ब का काम नहीं करेगा बट वेल कर सकता है, लेकिन गुड भी तो एडजेक्टिव है और वेल भी तो एडजेक्टिव है, तो फिर क्या एज एन एडजेक्टिव दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? जब हम हेल्थ से रिलेटेड, ओके, स्वास्थ्य या हेल्थ से रिलेटेड बात कर रहे हैं ना, तो वेल का यूज करेंगे, गुड का यूज नहीं करेंगे। किसी का परफॉर्मेंस अच्छा है, किसी का बिहेवियर अच्छा है, तब हम गुड लगा लेंगे। पहले तो ये लिखो आप, एग्जाम में एरर कौन वाला आएगा कि गुड का यूज कभी भी एज एन एडवर्ब नहीं होता, गुड हमेशा और हमेशा एडजेक्टिव होता है, बट वेल एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हो सकता है। इसको लिखिए पहले। लिख लिया है, चलो। ऐसा नहीं है गुड का मतलब अच्छा, वेल का मतलब ज्यादा अच्छा, ऐसा नहीं है। लिखा मैंने, ही परफॉर्म्ड गुड या वेल एट द पार्टी, पार्टी में उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, ओके। और फिर लिखा हिज परफॉर्मेंस was good या well, the work she did the machine worked really good or well, और फिर मैंने लिखा the machine was good or well, ओके। हाँ, ही परफॉर्म्ड गुड और वेल एट द पार्टी, हमें किसकी विशेषता बतानी है? ही की नहीं बतानी है, ही गुड या वेल नहीं है, ही ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और परफॉर्म वर्ब है, कैसे पता चला वर्ब है? ईडी लगा है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो हमें तो वर्ब की विशेषता बतानी है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, लेकिन गुड तो एडजेक्टिव होता है। एग्जाम में स्पोकन इंग्लिश में हम गुड लगा के बोल देते हैं, बट गलत है।
अब आपको पता चल गया ना, हमें वर्ब की विशेषता बतानी है, बट गुड तो कभी भी वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, बट गुड तो हमेशा एडजेक्टिव होता है, तो वेल लगा, वेल। दूसरा हिज परफॉर्मेंस, अब परफॉर्मेंस तो नाउन हो गया क्योंकि वर्ब तो ये है, ठीक है, वर्ब तो ये है और वर्ब ने एग्रीमेंट किया है सब्जेक्ट से, किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना, ये नाउन है, और ए एन सी वाले वर्ड नाउन ही होते हैं, और हिज पोजेसिव एडजेक्टिव है, और पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन ही आता है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए तो एडजेक्टिव चाहिए, बट एडजेक्टिव तो दोनों होता है, ओके, एडजेक्टिव तो दोनों होता है, तो लेकिन मैंने क्या बताया, गुड भी एडजेक्टिव होता है, वेल भी एडजेक्टिव होता है, बट गुड एज एन एडजेक्टिव हम कब यूज करते हैं, जब हेल्थ वगैरह, हेल्थ की बात हो रही है कि आप कैसा फील कर रहे हो, फिजिकल हेल्थ की, बट यहाँ हेल्थ की बात नहीं हो रही है, गुड लगा दे। उसी तरह द मशीन वर्कड, हम मशीन की विशेषता नहीं बता रहे, मशीन वर्क किया, बहुत अच्छा से मशीन वर्क किया, वर्क की बता रहे हैं, वर्क वर्ब है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब चाहिए, बट गुड तो एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब नहीं होता है, बट यहाँ तो मशीन की बता रहे हैं, तो मशीन के लिए गुड लगाना, क्योंकि एडजेक्टिव तो दोनों होता है, बट वेल एज एन एडजेक्टिव हेल्थ के से रिलेटेड है, बट यहाँ पे मशीन के हेल्थ के बारे में बात नहीं हो रही, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख देती, ही सैंग गुड या वेल, उसने बहुत अच्छा गाया, और फिर मैंने लिखा ही इज अ गुड या वेल सिंगर, ही इज अ गुड या वेल सिंगर, तो यहाँ तो सैंग की विशेषता बतानी है ना, और सैंग वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए हमें तो एडवर्ब चाहिए, तो वेल होगा, गुड तो एडजेक्टिव है, बट यहाँ तो ही की विशेषता बता रही है, ही एक अच्छा सिंगर है, सिंगर भी नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, बट एडजेक्टिव तो दोनों होता है, बट वेल एज एन एडजेक्टिव हेल्थ के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है, हेल्थ के सेंस में, तो यहाँ हेल्थ की बात नहीं हो रही है, गुड सिंगर। हो गया ठीक है, अब देखो कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं ना, ही इज अ वेल नोन, गुड नोन नहीं लिखते, ही इज वेल नोन, ही इज अ वेल नोन आर्टिस्ट, ये एक बहुत जाना पहचाना आर्टिस्ट, कभी भी ना गुड नोन नहीं होता है, ठीक है, गुड नोन आर्टिस्ट नहीं होता, बता रही हूँ कि गुड नोन नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, वेल नोन, वेल नोन होता है, कभी भी ना गुड डन नहीं होता, बोलते हैं ना वेल डन, वेल डन मतलब आपने बहुत अच्छा किया, ठीक है। अब सेंटेंस देखो ऐसा क्यों नहीं होता, ये जो गुड है, सॉरी, ये जो आर्टिस्ट है, ये आर्टिस्ट नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। तो आप बोलोगे मैम नोन एडजेक्टिव कहाँ से हो गया, नोन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, नो का थर्ड फॉर्म नोन होता है, तो और आपको पता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम कर जाता है, पास्ट पार्टिसिपल के रूप, ये एडजेक्टिव है, और अभी तो मैंने अभी आपको एडवर्ब चैप्टर नहीं पढ़ाया है ना, एडवर्ब चैप्टर में पढ़ाऊंगी कि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है, ये सब हम लोग एडवर्ब चैप्टर में पढ़ेंगे, तो एक पोजीशन होता है, पहले हम पहले नाउन आएगा, फिर नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब आएगा, ठीक है, तो वैसे ही होता है, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन, और तो आप बोलोगे मैम गुड क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि गुड तो एडजेक्टिव होता है ना, बट वेल तो एडवर्ब की तरह काम कर सकता है, तो एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए फिर से एडजेक्टिव नहीं चाहिए, एडवर्ब चाहिए, इसीलिए वेल नोन लगाते हैं, वेल डन लगाते हैं,
डन का थर्ड फॉर्म, डू का थर्ड फॉर्म डन होता है, डन भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है, ठीक है। जैसे ऐसा ऐसा कभी आपने सुना होगा ना, न्यूली लॉन्च्ड कोर्स, इस कोर्स को नया नया लॉन्च किया गया, तो ये कोर्स क्या है, कोर्स नाउन है। कैसा कोर्स, न्यूली, वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेगा, और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। इसको हम एडवर्ब चैप्टर में पढ़ेंगे। न्यूली ओपेंड बार, न्यूली ओपेंड होटल, तो इसीलिए वेल नोन लगाते हैं। नोन एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब एडजेक्टिव नहीं बता सकता है, इसीलिए मैंने गुड नहीं लगाया, मैंने वेल लगाया, ठीक है। लास्ट चैप्टर एडवर्ब है, एडवर्ब चैप्टर में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, वेल नोन होता है, गुड नोन नहीं होता है, वेल नोन। कभी भी गुड डन नहीं होता, वेल डन। तो ये तो क्लियर हो गया, थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, एडजेक्टिव और एडवर्ब, सॉरी, गुड और वेल में क्या डिफरेंस है। गुड हमेशा और हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है, बट वेल एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, एडवर्ब का भी। और ये हमारा एग्जाम का पहला दिन, पहला शिफ्ट के पेपर में आया था। मुझे क्वेश्चन तो याद नहीं है, सुबह ही मैं पढ़ा रही थी, और आपके बैच में नहीं, सॉरी आपके बैच में नहीं था, आपके जस्ट पहले वाले बैच में ना मैंने ये वाला पढ़ाया था, गुड और वेल में, ठीक है। सुबह के बैच में आई थिंक अचीवर 4.0 में ये पढ़ाया था, और 2-4 दिन बाद एग्जाम, 2 ही दिन बाद एग्जाम था, CHL CPO किसी का भी एग्जाम था, और पहला शिफ्ट में ये आया था। वहां पे एडवर्ब की जरूरत थी, तो उन्होंने गुड लगा के दे दिया था, जबकि होना वेल चाहिए था। ओके, लास्ट चैप्टर एडवर्ब। अब आ जाओ बैड, बैड का मतलब खराब, और इल का मतलब भी खराब होता है, और एक इल का मतलब बीमार होता है, और इसका वर्स होता है दोनों का, बैड का भी वर्स और इल का भी वर्स, मतलब दो के बीच में खराब, और ये सबसे खराब, ठीक है, ये सबसे खराब। ये वाला एरर आपके सेंटेंस इंप्रूव 2017 के पेपर में, 2017 का पेपर बहुत टफ आया था। ओके, मैथ्स, और तब मैं 2017 का मेंस बहुत ज़्यादा टफ आ गया था। तब आपका मेंस में 200 नंबर का इंग्लिश और 200 नंबर का मैथ्स हुआ करता था, उसके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया था। उन्होंने क्या लगा दिया था, वर्सर लगा के दे दिया था, वर्सर। वर्सर जैसा कोई वर्ड है ही नहीं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि देखो वर्स पॉजिटिव डिग्री होता होगा, और वर्स का कंपैरेटिव डिग्री वर्सर होता होगा। स्टूडेंट को लगता नहीं होगा, स्टूडेंट को पता है, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया था। ठंड लग रही है, बहुत सारी चीजें सीखेंगे, और एक है वर्स्ट। तो स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया था कि अरे स्टूडेंट्स के मन में तो बैठा हुआ है कि ER वाला वर्ड तो कंपैरेटिव होता है, ठीक है, और EST वाला वर्ड सुपरलेटिव होता है, तो उन्होंने ER लगा के दे दिया था। स्टूडेंट को लगा कि अरे वर्सर भी कोई वर्ड होता ही होगा, ER लगा के कंपैरेटिव है और ये सुपरलेटिव है, और वर्ड्स को पॉजिटिव मान लिया, जबकि गलत है। वर्सर जैसा कोई वर्ड है ही नहीं, और ये वर्ड्स पॉजिटिव डिग्री थोड़ी है, ये वर्ड्स आपका कंपैरेटिव डिग्री है, और इसका पॉजिटिव डिग्री बैड और इल है। तो एक तो वर्ड्स अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, जब अपने आप में ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो फिर से इसमें ER क्यों लगाओगे। ER लगा के हम कंपैरेटिव बनाते हैं, जैसे पुअर में ER लगा के कंपैरेटिव बनाया, तो जब ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है ही, तो फिर से ER लगाने की क्या जरूरत है। तो ये गलत है, ठीक है, गलत है। ओके, तो देयर इज वर्स ऑलरेडी अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है। किसका कंपैरेटिव डिग्री है, बैड का, खराब, दो के बीच में खराब, तो फिर से इसका कंपैरेटिव वर्सर लगा के मत बनाना, वर्सर जैसा कोई वर्ड नहीं है, ER मत लगाना, क्योंकि अपने आप में कंपैरेटिव। ओके, ओके, अब दूसरा क्या चीज सीखना है, इस वर्ड से एक और चीज सीखना है, वो भी आया था एक बार एग्जाम में, ऐसा भी आ गया था वर्ड, वर्सिंग। वर्सिंग भी कोई वर्ड नहीं है,
एक बार एग्जाम में वर्सर लगा के आया था, वर्सर भी नहीं होता क्योंकि वर्स तो अपने आप में कंपेरेटिव है, ईआर मत लगाना। अब आप बोलोगे कि मैम ये क्यों गलत है, क्या मतलब कैसे लगाया? अब ध्यान से सुनो बात को। कभी कभी हम एडजेक्टिव से भी वर्ब बनाते हैं, ठीक है? जैसे क्विक, क्विक एडजेक्टिव है, क्विक का मतलब है जल्दी, और क्विक एडजेक्टिव है, और इससे हम वर्ब बनाते हैं ईएन लगाकर, क्विकन, ईएन। क्विकन कर, ये है जल्दी, और क्विकन करना मतलब किसी काम को जल्दी करना, जल्दी करने में क्रिया हो रही है, वर्ब है। और इसी का हम पास्ट टेंस बना सकते हैं। ईएन, पहले तो ईएन लगा के वर्ब बनाओगे, ये V1 फॉर्म है, फिर इसी का पास्ट टेंस ईडी लगा के बनाना। अगर इसी का आईएनजी बनाना हो, ठीक है, तो पहले ईएन लगा के वर्ब तो बनाना होगा ना, से क्विकिंग नहीं कर दोगे, क्विकिंग नहीं होगा, क्योंकि क्विक तो एडजेक्टिव है, पहले तो इसमें ईएन लगा के वर्ब बनाना है, उसके बाद ईडी या आईएनजी लगा, ठीक है, वर्ब बनता है। ओके, उसी तरह लेस, लेस भी एडजेक्टिव होता है। ओके, लेस भी एडजेक्टिव होता है, और लेस से भी हम वर्ब बनाते हैं, लेस एडजेक्टिव है। ओके, लेस से भी वर्ब बनाते हैं, ईएन लगा दो, वर्ब बन गया। अब उसका पास्ट टेंस बनाना है, तो पहले तो ईएन लगा के वर्ब बनाना, फिर पास्ट टेंस लगा देना, ठीक है। फिर उसका आईएनजी भी बनाना होगा, तो ईएन लगा दो, वर्ब बन जाएगा, उसके बाद ही आईएनजी लगता है, ठीक है। उसके बाद आईएनजी लगेगा, ओके, वर्ब बनाते हैं। जैसे अभी एक स्टूडेंट ने पूछा ना कि मैम फीबल, फीबल क्या है? फीबल मतलब कमजोर, ये एडजेक्टिव है। और एनफीबल करना मतलब किसी काम को कमजोर करना, एनफीबल वर्ब है। अब इसका ये बना दो, ईडी लगा के आप बना सकते हो वर्ब, पास्ट टेंस वगैरह कर सकते हो, ठीक है। लेस का भी हो गया, क्विक का भी हो गया, फास्ट का फासन हो गया। उसी तरह वर्स, वर्स भी एडजेक्टिव होता है, और उसका भी हम ना ये बनाते हैं वर्ब। वर्ब कैसे बनाएंगे? वर्ब बनाएंगे वर्सन, ये लगा, ठीक है। अब इसका पास्ट बनाना है, तो पहले ईएन लगा के वर्ब तो बनाओ, फिर ईडी लगाओ। इसका आईएनजी बनाना है, तो पहले ईएन लगा के वर्ब बनाओ, फिर आईएनजी। तो एग्जाम में इन्होंने क्या कर दिया था, वर्सिंग वर्ड दे दिया था, वर्सिंग, जो कि गलत है। वर्सिंग जैसा कोई वर्ड नहीं है। आईएनजी हम किसमें आईएनजी किसमें लगाते हैं? वर्ब में लगाते हैं। तो पहले तो इस वर्ड को वर्ब बनाना होगा ना, वर्ब बनाने के लिए हम ईएन लगाएंगे, वर्सन, वर्स का मतलब है खराब, वर्सन करना मतलब किसी चीज को खराब करना। तो पहले इसमें ईएन लगा के वर्ब तो बनाएंगे, तब तो जाके आईएनजी लगाएंगे। तो वर्सिंग कोई वर्ड नहीं होता, वर्सनिंग होता, वर्सनिंग। उसी तरह वो वाला बता दिया। और क्या बता रही थी, हाँ, वर्सर भी कोई वर्ड नहीं होता है। वर्सर क्यों नहीं होता है? क्योंकि वर्स तो ऑलरेडी कंपेरेटिव डिग्री खुद है, तो फिर ईआर क्यों लगाओगे? ये कंपेरेटिव डिग्री में ईआर मत लगाना। और वर्सिंग नहीं होता है, इसको वर्ब बनाना है, तो पहले ईएन लगा के वर्ब लगा के आईएनजी लगाना। ये क्वेश्चन कहीं प्रीवियस पेपर में मिलेगा। लिख लिया है सबने? एक
कोई क्वेश्चन आया था, मैं वही ढूंढ रही थी। 2017 के पेपर का है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। कहीं ये 18, देखो यही वाला क्वेश्चन था। ओके, ये लिख लिया है ना, एक क्वेश्चन था, किसी प्रीवियस पेपर में आया हुआ है, टीयर 2 में है, 18 फरवरी टीयर 2 के पेपर में था, ऐसा था। व्हाट इज, वो घबराना नहीं है, चाहे सेंटेंस लेंदी आए या सेंटेंस छोटा आए, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना। सेंटेंस लेंदी आ जाएगा, व्हाट इज वर्सेस, ऐसा कुछ लगा दिया था, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दिया था। व्हाट इज वर्सेस इज डैट, इज डैट। सबसे खराब चीज क्या है कि देयर इज प्रैक्टिकली नो रूम, पूरा नहीं लिख रही हूँ सेंटेंस को, ठीक है, आधा ही लिख रही हूँ। देयर इज नो रूम फॉर इम्प्रूव्ड रिलेशंस, मतलब सबसे खराब बात क्या है कि प्रैक्टिकली कोई जगह ही नहीं है। देयर इज नो रूम फॉर इम्प्रूव, मतलब रिलेशन सुधारने का कोई गुंजाइश नहीं बची, ठीक है, ऐसा कुछ सेंटेंस आया है और इन्होंने ऑप्शन में डाला है देखो, इन्होंने ऑप्शन में डाला है व्हाट इज वर्सन, ये डाला है एक ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन में डाला है व्हाट इज वर्स, जो चीज सबसे वर्स है, वर्स। और एक तीसरा ऑप्शन में डाला था व्हाट इज वर्सिंग, ठीक है। और चौथा, अब मेरे को सही आंसर बताना, बहुत लोग का आंसर रॉन्ग आने वाला है, नो इम्प्रूवमेंट। चलो बता दो। कौन सा है, कौन सा करेक्ट है? देखो 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 देखो, सबसे पहले व्हाट इज वर्स, मेरे को बताओ कि इज एम आर के बाद, इज एम आर के बाद, ये मैंने कई बार वर्ब चैप्टर में पढ़ाया है, इज एम आर वॉज वर, ठीक है, उसके बाद वर्ब भी आ सकता है। अगर वर्ब इज एम आर के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो या तो आईएनजी फॉर्म में रहेगा जिसको V4 बोलते हैं, ठीक है, या तो V3 फॉर्म में रहेगा। अगर इज एम आर के बाद कोई वर्ब आता है तो उसको V4 में रखो एक्टिव वॉइस में, या V3 में रखो पैसिव वॉइस में। बट कभी कभी इज एम आर के बाद कोई वर्ब नहीं आता है, सिंपली लिखा मैंने ही इज ऑनेस्ट। देखो यहाँ इज एम आर के बाद एडजेक्टिव आ गया, जब इज एम आर के बाद एडजेक्टिव आएगा तो उसका तो आईएनजी और V3 नहीं करोगे ना। कभी कभी इज एम आर के बाद एक नाउन भी आ गया, ही इज अ बॉय, तो इज एम आर के बाद नाउन भी आ सकता है, इज एम आर के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है। ये एकदम दिमाग से हटा दीजिए कि इज एम आर के बाद हमेशा वर्ब ही आएगा। अगर वर्ब आएगा इज एम आर के बाद तो या तो वो आईएनजी फॉर्म में रहेगा या तो V3 फॉर्म में, डिपेंडिंग अपॉन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अदरवाइज इज एम आर के बाद ही इज अ स्टूडेंट, ही इज ऑनेस्ट, एडजेक्टिव और नाउन कुछ भी आ सकता है। तो ये जो वर्सन है, वर्स में en लगा के हम क्या बनाते हैं, वर्ड्स में en लगा के वर्ब बनाते हैं, ओके, वर्ब।
तो चलो वर्सन वर्ब है। और अभी आपने क्या पढ़ा कि इज एम आर के बाद या तो आईएनजी आएगा या तो V3 आएगा, बट वर्सन तो ना आईएनजी है ना V3 है, तो ये हट गया। उसी तरह इज एम आर के बाद, और वर्सिंग तो कोई वर्ड है ही नहीं, इज एम आर के बाद अगर वर्ब रखना है तो पहले en लगा के वर्ब तो बनाओ, फिर आईएनजी। ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। ओके, और दूसरा व्हाट इज एम आर के बाद, इज एम आर के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है या वर्ब भी आ सकता है। और अगर मैं इसको वर्ब, ये तो वर्ब है ही नहीं, वर्ब होने के लिए en लगाना होगा ना, और ये एडजेक्टिव भी नहीं है क्योंकि एडजेक्टिव में हम एस थोड़ी लगाते हैं, ये भी गलत है। तो आंसर इज दिस। जो चीज सबसे खराब है, हम यहाँ पे इज एम आर के बाद एडजेक्टिव तो लगा ही सकते हैं। सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज वर्सिंग नहीं होता, वर्सनिंग हो सकता है, वर्सनिंग। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने बोला था ना कि अलग से लिखना है इसको। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस मूव टू मच और मैनी। वैसे मैंने मच और मैनी कई बार आपको पढ़ाया भी है। मच अनकाउंटेबल के लिए, मैनी काउंटेबल के लिए, सब्जेक्ट वर्ब में किया था। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, फिर से मच का मतलब भी ज्यादा और मेनी का मतलब भी ज्यादा, दोनों का मतलब है ज्यादा, बट दोनों में क्या डिफरेंस है? मच क्या बताता है? मच बताता है अमाउंट, मच बताता है अमाउंट, अमाउंट मतलब मात्रा किसी चीज की। ठीक है, और मेनी बताता है किसी चीज की संख्या। ओके, और संख्या बताने वाले वर्ड्स काउंटेबल होते हैं और मात्रा बताने वाले वर्ड्स अनकाउंटेबल होते हैं। तो यही डिफरेंस हो गया मच और मैनी में। मच अनकाउंटेबल के लिए और मैनी काउंटेबल के लिए। ठीक है, काउंटेबल के लिए, और दोनों का कंपैरेटिव मोर बनता है। दो, मच का भी मोर बनता है और इसका भी मोर बनता है, और दोनों का मोस्ट बनता है। कभी भी मच दैन नहीं होता है, हमेशा मोर दैन होता है। दैन के साथ मोस्ट दैन भी नहीं लगाओ, दैन के साथ मोर लगाओगे ना हमेशा, मोस्ट। दोनों का कंपैरेटिव और दोनों का सुपरलेटिव सेम होता है, इसीलिए यहां से एरर नहीं आता है। ये मच और मैनी का पॉजिटिव डिग्री से एरर आता है। अनकाउंटेबल के जगह मैनी लगा देंगे और काउंटेबल के जगह मच लगा देंगे, ऐसा वाला एरर आता है। पहले आप इसको लिखिए। बस काउंटेबल और अनकाउंटेबल का डिफरेंस है। मैनी जिसको गिन सकते हैं और मच जिसको गिन नहीं सकते, जिसकी मात्रा बताई जाती है। ठीक है, अब मैं यहीं से एग्जांपल्स देती हूँ। यहाँ वाला एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, मच और मैनी में रुको। आप जो जो एग्जाम्पल कॉपी करने के लिए बोलूंगी ना, वही कॉपी करना। अच्छा, एक चीज और बता देती हूँ। मच और मैनी कर दिया ना, मच का उल्टा क्या होता है? मच का उल्टा होता है अच्छा चलो, लिटिल और उसका तो कल बताऊंगी, अभी इसका एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ। ठीक है, ही हैज as much as
50 कार्स, उसके पास 50 कार। हाउ मेनी या हाउ मच रुपीज, हाउ मच या हाउ मेनी मनी डू यू नीड? हाउ मच या हाउ मेनी पीपल। कल हम लोग लिटिल और लेस वाला उसमें टाइम लगेगा करेंगे, आज यूट्यूब क्लास भी है, ठीक है। हाउ मच या मेनी पीपल यूट्यूब क्लास में आएंगे सब। जितना बचा हुआ है, जो मैं आपको वर्ड पावर पढ़ाया है समंदर मंथन, उसी का कल टेस्ट लिया था, उसी का आधा बचा हुआ है। नहीं भी आते हैं रिकॉर्डेड देख लेना। हाउ मच या हाउ मेनी पीपल वर प्रेजेंट। हाँ, तो कार को गिन सकते हैं ना, कार को तो 50-60 वाला तो संख्या है, गिन सकते हैं, और जिसको गिन सकते हैं उसमें हम मेनी लगाएंगे। बट मनी की संख्या नहीं होती है, मनी की मात्रा होती है, मनी का अमाउंट होता है, ठीक है। करेंसी को गिन सकते हैं, कॉइन्स को, रुपीस के, बट मनी इज अनकाउंटेबल। तो हाउ मेनी मनी नहीं होता, हाउ मच मनी। उसी तरह लोगों को तो गिन सकते हैं, तो हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी पीपल। अरे एडजेक्टिव का तो मेरे को 5 क्लास लगता है एडजेक्टिव पढ़ाने में, ठीक है। मेरे को ऐसा मतलब टॉर्चर करो कि एडजेक्टिव में भी मेरे को टाइम लगेगा। कल फ्राइडे भी पढ़ाऊंगी एडजेक्टिव, और इस बार सैटरडे को भी आपकी क्लास रखूंगी, और फिर मंडे। मेरे को एडजेक्टिव में टाइम लगेगा, अरे इतना हड़बड़ाना नहीं है। फिर ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एडवर्ब के लिए तो बहुत टाइम है। जब हमारे पास अब एक टॉपिक और बच गया है, फिर हम इतना हड़बड़ी में क्यों करेंगे। सैटरडे को भी ले लूंगी क्लास। वैसे मैं अगर मैं सैटरडे नहीं भी क्लास लेती हूँ ना, फिर भी मैं कोर्स खत्म कर दूंगी, लेकिन फिर भी हमें चांस नहीं लेना है, हमें आराम आराम से करना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी एरर आ जाता है, ही हैज एज मोर एज 50 कार्स। तो आप बोलोगे कि मैम मोर क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मोर तो हम मैनी का भी कंपैरेटिव मोर ही बनता है, और मच का भी कंपैरेटिव तो मोर ही बनता है। दोनों का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तो मोर मोस्ट बनता है, तो मोर क्यों नहीं लगा रहे हैं। और यहाँ पे एज से हम कंपैरिजन करते हैं, एज से हम कंपैरिजन तो करते हैं, और कंपैरिजन के लिए तो कंपैरेटिव डिग्री रहना चाहिए। ये मैंने आपको कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ाया है, ठीक है। कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ाया है कि एज के बीच में कोई भी एडजेक्टिव आ गया, वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री रहेगा, पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि एज तो ऑलरेडी कंपैरिजन कर ही रहा है, तो फिर से क्यों कंपैरेटिव वर्ड डालोगे। पॉजिटिव डिग्री रहना, तो पॉजिटिव डिग्री में तो मच भी आता है और मेनी भी आता है, बट चूंकि कार काउंटेबल है तो हम मच नहीं लगाए, मैं नहीं लगाए। बैच खत्म होगा तो अपना रिवीजन करते रहना, अपना संडे को करना, 1 दिन 2 दिन की बात है, एज और सो एज के, ठीक है। तो चलो एंड करती हूँ। कल मैं मच और मेनी का, मच का उल्टा लिटिल, ठीक है, और मेनी का उल्टा फ्यू, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए, फ्यू काउंटेबल के लिए, इसको कल करेंगे। तो कल मैं आपका डिग्रीज खत्म करूंगी, ओके। डिग्रीज खत्म करने के बाद फिर और भी है, लिटिल और लिटिल, एनी, सम, ये सब करेंगे, अभी है, हड़बड़ाना नहीं है। अगर अगर आप लोग चाहो तो मैं सैटरडे क्लास ना भी लूं, ठीक है। अगर नहीं भी लेती हूँ फिर भी मैं खत्म कर दूंगी, लेकिन फिर
मेरे को अंदर से एक टेंशन रहेगा, ठीक है, अंदर से एक टेंशन रहेगा। मैं चाहती हूँ ना कि मंडे को मैं अपना एडजेक्टिव खत्म कर दूँ, ठीक है। वैसे एडवर्ब बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, एडवर्ब 4 दिन का टॉपिक है, लेकिन फिर भी मेरे को 5 दिन लेना है, आराम से पढ़ाना है, 1 दिन एक्स्ट्रा लेके चलना है। सच और सो एक ऐसा चीज है ना सुमंत, कि अगर आप मुझे बोलोगे ना कि मैम समझाइए, तो आप वीडियो को बार बार देखो अगर दिक्कत हो रही है। ये शॉर्ट में नहीं समझाया जा सकता है, ठीक है। सो और सच है ना, इसको मैंने कंजंक्शन में, मतलब इसको मैंने 40-45 मिनट्स लिया था समझाने के लिए, तो इसको शॉर्ट में नहीं समझा जा सकता। बेटर है ना कि आप वीडियो को 1-2 बार देख लो, सो और सच वाला समझ में आ जाएगा। यूट्यूब पे मिलते हैं अब।